किस तरह से एक फैमिली, एक गार्डियन अपने प्यारे के साथ, अपने एडिक्ट के साथ ऐसा रवैया रखे कि जो कहें सो कर दिखाए। एडिक्ट की ज़िंदगी में आप तब्दीली लाना चाहते हैं और तब्दीली लाने के लिए आपको लीडरशिप फ्राहम करनी होती है। और घर में जब कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है या शराब की बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसको भी रहनुमाई की ज़रूरत होती है, लीडरशिप की ज़रूरत होती है जो अहले खाना फ्राहम करते हैं। और लीडरशिप जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो तो ही बात बनती है। अच्छा, अब लीडरशिप अच्छे कामों में भी फ्राहम की जाती है, बुरे कामों में भी फ्राहम की जाती है, पर असूल उसके सेम ही रहते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ लीडरशिप फ्राहम करता है अपने अदारे में अपने मातहतों के साथ काम करते हुए, तो इसी तरह बाहर आउट देयर कोई डाकुओं का ग्रुप हो तो उसका एक लीडर होगा और वो अपने ग्रोह को लीडरशिप फ्राहम करता है, तो उसके मातहत भी उसी वक्त उसके साथ चलेंगे तब्दीली के अमल में, या जो भी गोल सेट किया है, जो भी टारगेट सेट किया है। ये बड़ी और सी मिसाल है जो मैंने दी है सिर्फ आपकी तवज्जो को इस जानिब मुब्ज़िल कराने के लिए कि जब भी कोई लीडर लीडरशिप फ्राहम करता है तो उसका मुस्तनद होना, ऑथेंटिक होना, उसका जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। उसके कॉल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी उसके कॉल हैं उसका अमल उसी की लाइन में होना चाहिए। यानी जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं तो इसको हम ईमानदारी कहते हैं, लेकिन जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो ये दयानतदारी होती है कि कोई भी लीडर किसी भी जगह का, किसी भी अदारे का या मुआशरे में कोई भी ग्रोह जो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है तो उसका जो लीडर है उसके कॉल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसके जो कॉल हैं वो बहुत आला और रफ़ा हों, सुनहरी हरूफ में लिखे हों। अगर कोई मनफी बात करता है अपने कॉल के तौर पर तो फिर अमली तौर पर भी उसी लाइन पे उसको अमल करना होगा। इसीलिए जितने लोग गलत काम करते हैं उनमें से भी कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम होते हैं, और जितने लोग अच्छे काम करते हैं उनमें से भी कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम होते हैं। अब रहा मसला कि घर में एक प्यारा एडिक्शन का शिकार हो गया और उसने चंद साल छुप के ड्रग्स का धंधा किया है और छुप के ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। अहले खाना को पता नहीं चलने दिया, उसने मेक श्योर किया है कि उसके घर वालों को पता ना चले। लेकिन एक दिन वो भांडा फूट जाता है, तो एक दिन चंद सालों के बाद पता चल जाता है कि वो ड्रग्स कर रहा है और उसके हालात काफ़ी ख़राब हैं, उसके ग्रेड्स नीचे आ रहे हैं, या उसका कारोबार तबाह हो गया है, या उसकी रेपुटेशन माशरे में ख़राब हो चुकी है। तो अहले खाना पर क़यामत बीत जाती है और दो जज्बे उनके अंदर फ़ौरन उभर कर मंजर आम पर आते हैं। एक है गम और एक है गुस्सा। और जब हम गम गुस्से में मुब्तला होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी अक्ल, हमारी जहानत कोई बहुत अच्छी तरह काम नहीं करती और हम बहुत तवानाई सी महसूस करते हैं, बहुत एग्रेसिव से महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम काबू कर लेंगे उसको, हम उसे घेर लेंगे, और हमें शेम भी बड़ी महसूस हो रही होती है कि किसी को पता भी ना चले। हम चाहते हैं कि खुफिया तौर पर ये हम उसको तंदुरुस्ती की राह पे ले आएँ, सीधे रास्ते पे ले आएँ, क्योंकि ऐसे मामलात में शेम का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो किसी से पूछते नहीं है कि क्या करना है, उन्हें उस वक्त जोशो जज्बे में लगता है कि उनको सब पता है। और जब वो अपने प्यारे से बात करते हैं तो वो उन्हें लारा लपा देने लगता है, वादे देने लगता है, अच्छे इरादों का इजहार करता है, और साथ ही कुछ ना कुछ मज़ीद अपने लिए जो ख्वाहिशात पूरी करनी है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके हवाले से भी कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अच्छे इरादों का इजहार करता है तो अहले खाना सदके वारी जाने लगते हैं, और जब वो अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करता और इरादे खाक में मिला देता है तो अहले खाना बहुत तैश में आ जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, और उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि जिन पे वो खुद ही बाद में बहुत ज़्यादा नादिम होते हैं और उसकी फिर किसी न किसी तरह कीमत अदा करते हैं।
हम यहाँ मुस्तनद रवैयों की बात कर रहे हैं कि जो दुनिया में तस्लीम शुदा मुस्तनद रवैये होते हैं किसी भी काम करने के बारे में, जिनको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, और वो बार बार दोहराए जाते हैं रवैये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, और उनको फिर कामयाबी के लिहाज से परखा जाता है और देखने में आता है कि कुछ रवैये हमेशा 100% बेहतरीन नताइज देते हैं। इनको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, और ये हर फील्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं। जैसे आप देखते हैं मैकडोनल्ड में वो जैसे काम करते हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो कितना स्मूथली अपना ऑपरेशन करते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह वो एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही तरीके से नताइज सामने आते हैं। इसी तरह और बहुत सारे दूसरे शोबे हैं जिनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक ही तरह काम होता है। जैसे दिल में स्टेंट डाले जाते हैं तो दुनिया भर में एक ही बेहतरीन तरीका समझा जाता है कि इस तरह हम करेंगे तो इससे बेहतरीन नतीजा निकलेगा। इससे पहले बाईपास ऑपरेशन होते थे तो वो भी एक ही तरीके से, अब भी होते हैं बाईपास ऑपरेशन, और एक ही तरीके से होते हैं। और एडिक्शन और अल्कोहलिज्म से रिकवरी के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आ चुकी हैं, और उनमें जो जेन्युइन रवैये हैं, और वो सबसे बड़ा रवैया जो कहा जाता है कि फ़ैमिली को इख्तियार करना चाहिए, और वो ये है कि मरीज़ को अपने नशे के इस्तेमाल के जो नताइज हैं वो भुगतने देना चाहिए। इसी से उसको पता चलता है कि नशा उसके लिए कितना मुज़िर है, कितना तबाहकुन है। लेकिन अगर नशे का मज़ा तो मरीज़ लेता रहे और नशे के इस्तेमाल से पैदा होने वाली तकलीफ़ें अहले खाना अपने कंधों पर ले लें, अपने सर पर ले लें, तो मरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये समझना या ये रियलाइज़ करना कि उसको ड्रग्स का या शराब का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसे राइट फोरम पे ले जाएं। हम डर्टी लिनन को पब्लिक में धोने की बात नहीं कर रहे, हम डर्टी लिनन को सही लॉन्ड्री में धोने की बात कर रहे हैं, जहाँ कि उसे धुलना चाहिए। और वो प्लेस है जिसमें काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और एडिक्शन स्पेशलिस्ट जो अपना काम करते हैं, तो उनकी इनपुट लिए बगैर, उनसे राय मशवरा लिए बगैर अगर घर में हम टामक टोइयाँ मारते रहेंगे और जो ज़हन में आएगा वो नुस्खा हम आजमाएंगे, और उससे जब नतीजा नहीं भी निकलेगा तो कुछ दिन के बाद फिर वही नुस्खा बार बार हम आजमाते हैं, जबकि कोई फ़ायदा भी उसका नहीं नज़र आ रहा होता। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम खामखा अपने मरीज़ को बदनाम करें, लेकिन इस खौफ से निकल आएँ कि वो बदनाम होगा, क्योंकि बदनाम तो उसने होना ही है, वो अपने किए से होना है, वो आपके कुछ करने से नहीं होना। जो बंदा ड्रग्स करता है, और नेचुरली जो लोग ड्रग्स करते हैं उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद बाद में ड्रग डीलर्स या ड्रग पुशर्स बन जाती है। तो जो लोग ये गोरख धंधे करते हैं, बदनाम तो उन्होंने होना ही होता है, अपने किए पे बदनाम होना होता है। जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ड्रग यूज़ के, वो उसे एक्सपीरियंस करने दें। आपने उसको कोई सज़ा नहीं देनी, आपने उसको कोई जज़ा नहीं देनी, क्योंकि सज़ा और जज़ा का इस बीमारी के हवाले से या और भी बीमारियों के हवाले से, जैसे डायबिटीज़ है तो उसमें सज़ा और जज़ा से क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, या टीबी के इलाज में सज़ा या जज़ा, या दिल के मर्ज़ में नहीं होता। ये एक स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि अगर कोई नशे के इस्तेमाल से तकलीफ़ उभरती है तो उसका जो बेहतरीन हकदार है वो वही बंदा है जिसने उसका मज़ा भी उठाया हुआ है। देखिए, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि कोई मरीज़ रात को डगमगाता हुआ आता है और बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर पे जाते जाते रास्ते में ही कहीं गिर जाता है, या बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाके गुनूदगी के आलम में वहीं फर्श के ऊपर पास आउट हो जाता है। और जब अहले खाना उसे ढूंढते हुए, तलाश करते हुए वहाँ देखते हैं तो उनका दिल बहुत तकलीफ़ में हो जाता है उस मोहब्बत की वजह से जो रिश्ते से उभरती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमारा असली एम तो ये होता है ना कि वो तंदुरुस्त हो जाए।
तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं तो वो तंदुरुस्ती की जानिब बढ़ता है और क्या करते हैं तो वो बीमारी में और गहरा उतरता है। अगर कोई बाथरूम में बेहोश है और आप तलाश करते करते पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और कोई बीवी है या बच्चे हैं और वो बड़ी मुश्किल से उठा के ला के बिस्तर पे डालते हैं और साफ़ सुथरा करके कंबल सही तरह टक करके तो उसको कहते हैं सो जाओ, तो सुबह वो जब उठेगा तो उसको तो याद भी नहीं होगा कि वो किस किस तजर्बे में से गुजरा है रात को, और वो समझेगा कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल भला चंगा हूँ। लेकिन अगर वो वॉशरूम में ही होता है और वहीं पास आउट होता है और कुछ गंदगी भी फैलाई हुई है, उसने वॉमिटिंग भी की हुई है, और सुबह उसकी आखिरकार नींद खुलेगी और उस वक्त उसको हैंगओवर भी होगा या उसको कोई तकलीफ़ भी होगी, और उसके इर्द गिर्द जो मंज़र है वो भी बहुत तकलीफ़ दे होगा, और वो हो सकता है कि किसी कंपनी का सीईओ हो या बड़ा अफसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, और वो अपने इर्द गिर्द जो हालात देखेगा तो वो कनेक्ट कर पाएगा कि इसका ताल्लुक़ जो है मेरी शराब नोशी से है या मेरे नशा करने से है, और उसको ज़रूर ख्याल आएगा। महज हैंगओवर जो सुबह होता है, इससे भी लोग सुबह के वक्त कम अज़ कम ये सोच रहे होते हैं कि आज शाम फिर वो अब नहीं पिएंगे, अगरचे शाम को बहुत ख्यालात उनके बदल जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा फैमिली के लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा दिल नहीं चाहता कि वो वॉशरूम में इस तरीके से लेटा और हम जाके फिर अपने बिस्तरों पे आराम से सो जाएं, हमसे ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप भी वहीं तकिए बिस्तर लगा लें और दाएं बाएं मतलब आप लोग भी लेट जाएं ताकि सुबह वो जागे तो मंज़र और पुरअसर हो चुका हो और उसे पता चले कि मेरी बीवी भी मेरे पास ही यहाँ लेटी है तकिया लेके। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा बच्चों का क्या करें, बच्चे तो फिर नहीं होंगे तो बच्चों के पास कोई नहीं होगा, तो मैं बच्चों को भी बुला लें, क्योंकि जब सारा ख़ानदान सुबह वॉशरूम में से जागेगा और जो मरीज़ होगा शराब का उसके अंदर रियलाइजेशन हो सकती है। एक और चीज़ भी है, आजकल आप ज़रा से जो फंक्शन होते हैं या तकरीबात होती हैं घरों में, उनको सेल फ़ोन से आप वीडियो बना लेते हैं, तो जब भी बुरे हाल में होता है हमारा प्यारा, अंडर द इन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी वीडियो बनानी चाहिए जो कि बाद में उसी को दिखा दें कि ये आप इस तरह के नज़र आते हैं जब आप शराब के नशे में धुत होते हैं, और आप इस तरह की बातें करते हैं जो बाद में आपको भूल जाती हैं। और ये तो बहुत बड़ी एविडेंस होती है जिससे कि उसे रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि रियलाइजेशन कराने के लिए ही तो अहले खाना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं। सर मैंने यहाँ पर फैमिलीज़ को ये देखा है कि वो काफ़ी अरसे से तकलीफ़ में होते हैं, वो अपनी कोशिशें भी कर रहे होते हैं, उनको कॉन्सिक्वेंसेस से बचा भी रहे होते हैं, सिर्फ इस ख्वाहिश के साथ कि अब हम ये इनको दिलाएंगे या ये इनके फेवर में कोई काम करेंगे या इनको सख्ती से या पनिशमेंट की जो बात आपने की तो ये ड्रग छोड़ देंगे। लेकिन जब क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर जब किसी तरह वजह से उन्हें इलाज में आना पड़ता है, मानने को समहाउ वो फिर भी तैयार नहीं होते। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज़ की मसला है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके बिलीव्स होते हैं कि थोड़ी सी और अभी मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया था, अभी मैं 2 गार्ड्स और रख दूँ ना तो ये घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो भी ठीक है जो आप बात कह रहे हैं, तो ये सर इसकी क्या वजह है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव। देखिए वो समझते हैं कि ये एक बिगाड़ है और उसको उसी तरह वो ट्रीट कर रहे होते हैं, एक बिगाड़ की तरह। अगरचे ये बिगाड़ भी है लेकिन इसके पीछे एक एक्चुअल हकीकी बीमारी है और डायबिटीज़ जैसी बीमारी है। यानी आपको सुन के हैरत होगी कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ में जो कार्बोहाइड्रेट से निपटने का निज़ाम है वो ख़राब होता है या ब्रेक डाउन होता है, तो नशे की बीमारी में या शराब की बीमारी में जो नशे से मुतल्लिका, शराब से मुतल्लिका सिस्टम जिस्म में एलेबोरेट है वो ख़राब होता है, तो शराब की बीमारी होती है। जब तक जिस्म में वो सिस्टम ठीक होता है तो तब तक जो है नशा करने से वो तबाहकुन नताइज सामने नहीं आते, अगरचे कुछ ना कुछ नुकसानात उक्का दुक्का नज़र आने लगते हैं, लेकिन हकीकी तबाही
बेपनाह खराबी, बेपनाह फसाद उस वक्त पैदा होता है कि जब जिस्म के अंदर नशे या शराब से निपटने का जो निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें ख़राबियाँ हो जाती हैं, उसमें नकाइस हो जाते हैं या वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमें किसी भी तकलीफ़ के या सिम्टम के पीछे जो मंज़रनामा है उसको ज़रूर देखना होगा। और अगर हम ऐसा करेंगे तो एडिक्शन में और अल्कोहलिज़म में हम किसी से ये तवक्को नहीं रख सकते कि सडनली हमारे किसी लेक्चर से या हमारी किसी बात से या हुक्मनामे से या लालच से या सज़ा के खौफ से वो फौरी तौर पर ड्रग्स को छोड़ देगा। क्योंकि जब कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स बदलना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो नए सिरे से गठजोड़ बनाने लगते हैं और अंदर एक्चुअल बायोलॉजिकल तब्दीलियां आने लगती हैं कि अगर वो ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करता तो उसको बहुत बुरी सूरत हाल का और मुश्किल सूरत हाल का सामना होने लगता है। अचानक से हम किसी से तवक्को नहीं रखते कि वो जो कुछ साल से नशे की बीमारी में मुब्तला है और आज हमारी किसी बात से मुतासर हो के तो वो फ़ौरन, ये एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम पस मंज़र में काम करते हैं और पेश मंज़र में नशे का इस्तेमाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगता है, वो कम होने लगता है और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि हिम्मत से वो नशे को छोड़ देते हैं। और रिहैब में जब कि यकदम नशे को छुड़ाया जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट ऐसी मेडिकेशन की जाती है कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। और बहुत से लोग तो यूँ भी सोचते रहते हैं, जहाँ जैसे हम कहते हैं कि इसको नशे के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को यानी महसूस करने दो, इसका मतलब ये नहीं कि फॉरएवर ऐसा करते रहो। जितनी जल्दी आप उसे नशे के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में से गुजरने देंगे उतनी जल्दी वो नशे के इलाज के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कई दफ़ा घर वाले सोचते रहते हैं कि जब ये हाँ करके देगा तो तब इसके इलाज की तरफ जाएंगे, और जब ये इसका बहुत बुरा हाल होगा, जब ये बाँ करेगा तो तभी। तो वो एक दूसरी एक्सट्रीम है जो घर वाले सोचते हैं कि हिट बॉटम होगा तो नशे में जाएगा। तो बेहतरीन सूरत हाल ये है कि जितनी जल्दी आप किसी के अंदर ये एहसास पैदा कर दें कि वो तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उतनी जल्दी इलाज के अंदर वो आना चाहेगा और उतना ही बेहतर नताइज निकलेंगे। और ख़ुसूसन इस उम्र में जब कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है या अभी जॉब पे लगा होता है, यानी वो एक पर्पसफुल काम कर रहा होता है, तो उसकी नशे के मामले में जो इलाज मुआलजा है वो ज़्यादा कारआमद हो सकता है, क्योंकि वो उसके पास कोई ऐसी यूज़फुल मसरूफ़ियत होती है, कोई ऐसा अच्छा बामकसद काम होता है जैसे तालीम हासिल करना या किसी कारोबार में हिस्सा लेना। क्योंकि कोई भी शख्स जब नशा छोड़ता है तो एक तो बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है, बहुत बड़ी फ़ुर्सत पैदा हो जाती है, और वो फ़ुर्सत शुरू में इस तरह मुकम्मल की जाती है कि जो बहाली के काम है, जो नशे को छोड़ के बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाने के काम है या लर्निंग के काम है, तो उधर तवज्जो दी जाती है। और जो ही मुमकिन हो वो अपनी ज़िंदगी के जो नॉर्मल काम काज हैं, जो पेशा वराना काम है या जो तालीम का काम है, तो उसके अंदर उसको मगन हो जाना चाहिए ताकि वो बार बार फुर्सत की वजह से उसका ध्यान नशे की तरफ ना। मैं आपको बताऊं कि फैमिली डिफ़ॉल्टर का जो स्टांस लिए हुए होती है ये इस वजह से लिए होती है कि मरीज़ एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहा होता है। वो एक ऐसा काम कर रहा होता है जिसके तहत वो 4 हरबे ऐसे इस्तेमाल कर रहा होता है कि जिसकी बुनियाद पर फैमिली अपने आप को यानी डिफ़ॉल्टर की स्टेज पे महसूस करने लगती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कई सालों तक मरीज़ उन्हें बता रहा होता है कि ये सब आपका कसूर है, ये सब आपका कसूर है, आपने मुझे बचपन में प्यार नहीं दिया, आपने मेरे साथ वो ज़्यादती की और मेरे बहन भाइयों को ये प्रिविलेज दिया और मुझे नहीं दिया, और या फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ मौके पे या फ़लाँ काम में, तो यू आर दी कल्प्रेट। ये बात जो बार बार जब की जाती है, जब बार बार फैमिली को वो कहता है, तो फैमिली गिल्टी फील करती है। ये उसका हरबा नंबर 1 है। हरबा नंबर 2 ये होता है हर पेशेंट का कि मैं बेचारा,
मैं ही पसमानदा रह गया, मेरे बहन भाई पढ़ गए। इस बात पे भी घर वाले गिल्टी फील करते हैं कि ये बेचारा जो नहीं पढ़ा इसमें हमारा कसूर है। मैं बेचारा, मेरे हम उम्र जो है 2-2 बच्चों के बाप हैं, तो मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई। मैं बेचारा, मैं विक्टिम सिटिंग ऑन ए पिटी पॉट, वो कमोड पे बैठे हुए अपने वो मैं बेचारा का राग अलाप रहे होते हैं। अब देखिए फैमिली गिल्टी फील कर रही है और ऊपर से उसके हालात, उसकी जो शक्ल सूरत है वो बीमारी की वजह से, उसका रंग रूप जो है बीमारी की वजह से ख़राब है, उसके कपड़े दुरुस्त नहीं है, वो अपने बहन भाइयों जैसा नज़र नहीं आ रहा, वो पसमानदा सा नज़र आ रहा है, और माँ बाप को लग रहा है हाय बेचारा उसकी हमारा शादी ही भी कसूर नहीं है। हुई क्योंकि उसके बिहेवियर्स की वजह से, ठीक। लेकिन वो ब्लेम भी तीसरी चीज़ जो है फिर वो एक ज़ोरदार सा हमला करता है कि ख़बरदार जो स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की। अगर आपने मेरा को ये गोरखधंधा बंद करने की कोशिश की तो फिर देखना मेरी शक्ल को तरसोगे, फिर देखना मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। वो डेलिबरेट सेल्फ हार्म करके दिखाता है, वो ब्लेड मार के दिखाता है। फिर वो कहता है देखना मैं यहाँ से चला ही जाऊँगा, मैं यहाँ रहने Threats आई दे दो। हेट यू। बल्कि बेहतर यह है कि आप मुझे कहीं फ्लैट ले दें, उसको फर्निश करके दें और सर- पहले शॉपिंग कराएं, फिर मैं वहाँ। कहता है कि देखिए स्टेटस को नहीं छेड़ना, ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये इसको डिस्टर्ब नहीं करना किसी सूरत भी। और फिर इतने कचौके लगा के वो यकदम मरहम रखता है। कहता है वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं नशा छोड़ दूंगा। कम फैमिली के आंखों के सामने सितारे जगमगाने लगते हैं और फैमिली सब कुछ भूल भाल कर देख लो इसने आखिर कह दिया वो बात, यानी इसने वो बात कह दी कि जिससे हमारी तमन्नाएं बाहर आएंगी। और साथ ही वो कहता है बस ज़रा 25,000 चाहिए मुझे, वो दे दें, मुझे गाड़ी ले दें, मुझे फ़लाँ सहूलत दे दें। सर, तो वो कहते हैं कि जब इतना मंजरनामा खूबसूरत है तो 25,000 की क्या हैसियत है, तो चलो दे देते हैं। जब इतना कुछ किया है तो ये भी करके देख, वन मोर टाइम। मैं आपको बताऊं कि मुझे तो किसी वक्त इन 40 सालों के दौरान ये लगा कि बीवियों को ताबेदार बनाने का नुस्खा ये है कि बंदा नशा शुरू करे। सर हस्बैंड्स भी सर इसके अलावा कोई और कारगर तरीका कारगर नहीं। तरीका सर आप मिला नहीं। यकीन करें कि हस्बैंड्स भी जो यानी फीमेल्स इतना सदके वारी जाती हैं कि हैरत होती है देख के, इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद बात पे और ऐसे ऐसे बहाने बनाती हैं। जब वो हाथ उठाता है और या किसी न किसी तरीके से परेशान करता है तो एक्सक्यूज़ बनाती हैं। किसी के गले पे आपको ब्रूजेस नज़र आते हैं तो आप कहते हैं कि ये आपके ब्रूजेस कैसे? कहते रात उसने मेरा गला दबाया था। अच्छा गला दबाया था, ये तो बहुत बुरी बात है। उन्होंने कहा ना अंधेरा था, उसको पता नहीं चला कि मैं चोक हो रही हूँ, वरना वो ना दबाता इतना। नहीं, जिसे हम कहते हैं ना थर्ड ऑप्शन मौजूद होती है हमेशा हर काम में। इंतहा पसंदों की तरह सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। दरमियान में एक राह होती है हमेशा जो कि सही राह होती है। देखिए अल्टीमेटली जो सिम्टम्स होते हैं बीमारियों के उनको समझना पड़ता है और बीमारियों के साथ मिला के देखना पड़ता है। जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में इंटरप्रेट करना सीखते हैं। अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई वॉमिटिंग कर रहा है या इवन फॉर दैट मैटर किसी महफिल में खांसी किए जा रहा है या इस तरह की कोई और चीज़ आप जब देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये इसके पीछे ये किसी बीमारी का शाखसाना है। अच्छा, जब कोई एडिक्ट भी ये सब कुछ कर रहा होता है तो हमें समझने की ज़रूरत होती है कि ये भी पीछे एक बीमारी है जो ये कर रही है, क्योंकि हर किस्म के लोग यानी पढ़े लिखे और अनपढ़ और दुनिया के हर तबके से और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब एडिक्ट बनते हैं या अल्कोहलिक बनते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक ही सांचे में ढल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये उनकी शख्सियत का, उनकी अपनी शख्सियत का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना इसके साथ नहीं होता, बल्कि ये बीमारी उनको अपने ख़ास सांचे में ढाल लेती हैं। बीमारियां और भी बीमारियां ऐसी हैं कि डॉक्टर्स चेहरे से देख के पहचान लेते हैं कि इनको फ़लाँ बीमारी होगी। उनके तासुरात से, उनकी हरकत और सकनात से देख के डॉक्टर्स को पता चल जाता है।
पिछले दिनों एक महफिल में एक साहब खांसी कर रहे थे मामूली सी, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चले जाएं, आपका मुआयना बहुत ज़रूरी है। और उसकी फैमिली को कहा कि इनको एक हार्ट अटैक का ख़तरा है। तो अगले दिन मुझे पता चला कि उनको वाकई हार्ट अटैक हो रहा था और उन्हें स्टेंट डाले गए 2। जब भी कोई मरीज़ झूठ बोलता है तो ये झूठ नहीं होता, इसके लिए कोई नया लफ्ज़ होना चाहिए। तो हमने काफ़ी अरसे से ये टर्मिनोलॉजी बना रखी है कि ये बुखार होता है, ये खांसी होती है, ये बलगम इस तरह आता है, ये मरीज़ खून थूकता है, या ये लूज़ मोशन है, या ये ख़ारिश ये होती है। तो नशे की बीमारी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मरीज़ जब झूठ बोल रहा होता है तो आप उसके पीछे जो बीमारी है और बीमारी जिस तरह उससे झूठ बुलवाती है उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। या अगर कोई क्राइम करता है, घर की चीज़ें बेचता है या बाहर से किसी की चीज़ चुरा के बेचता है या कोई जुर्म करता है ताकि वो नशा कर सके, तो बज़ाहिर तो ये सिंपल जुर्म है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक हेरोइन एडिक्ट है या और भी नशे करता है, तो आपको एक पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि उसका माइंडसेट कैसे बना के उसने ये चोरी चकारी की या कोई जुर्म किया। जब हमारा जो वैल्यू सिस्टम होता है, जो बचपन से हमारे दिमाग में बन रहा होता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह बन रहा होता है, और फिर उसके बाद कोई अल्कोहलिज्म में मुब्तला हो जाता है या किसी ड्रग यूज़ में चला जाता है, एडिक्शन में चला जाता है, तो वो जो वैल्यूज़ के ऊपर किस तरह गर्द जम जाती है या वो वैल्यूज़ कैसे मद्धम पड़ जाती है या कैसे फिर वो अपनी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ चलता है, इस प्रोसेस को बीमारी के हवाले से ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि किसी भी किस्म का बंदा जो नशा इस्तेमाल करेगा वो नशे की बीमारी में जा सकता है, जो शराब पिएगा वो शराब की बीमारी में जा सकता है। अब वो कैसा भी हो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत मजहबी होते हैं, बहुत नेक होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका मज़हब से कोई वास्ता नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े खिदमत खल्क़ करने वाले होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े हुनरमंद होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं। जैसे एक लॉयर से ज़्यादा कानून का पाबंद कौन होगा, लेकिन जब अल्कोहलिज्म की बात आएगी तो उसका सारा कानून अपने लिए धरे का धरा रह जाएगा। तो बीमारी उसे शेप अप कर रही होती है ख़ास अंदाज में। अल्कोहलिज्म का जब लफ्ज़ बीच में आता है किसी शख्स के बारे में, तो आप उससे मिले बगैर उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स आप बुलेट्स की शक्ल में लिख सकते हैं, और अगर आप उसके घर वालों से कंफर्म करें तो आपको हैरत होगी कि आपने जो बातें लिखी हैं बतौर एक माहिर के, वो उस सब की तस्दीक कर रहे होते हैं। और उनको डील करने के लिए वो आप जो ऑथेंटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि वो कॉमन सेंस यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। कॉमन सेंस, मुस्तनद रवैये, तयशुदा रवैये, जैसे कि किसी को मलेरिया बुखार होता है तो लोग उसे कांपते हुए देख के समझते हैं कि उसको बहुत सर्दी लग रही है, उसके ऊपर 2-2 3-3 रज़ाइयाँ फेंक देते हैं, तो फिर भी वो कांपने से बाज नहीं आता, फिर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, तो फिर भी मसला हल नहीं होता, क्योंकि वो जो कांप रहा होता है वो सर्दी की वजह से नहीं कांप रहा होता। ये उस बीमारी का, उस बुखार का करैक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो कॉमन सेंस जो है वो बीमारियों के इलाज के लिए नहीं होती, क्योंकि अब दुनिया में इतनी तरक्की हो चुकी है कि बीमारियों के स्टैंडर्ड जो इलाज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो सारे बन चुके हैं। आप अगर शर्माते हैं कि किसी काउंसलर से एकदम जाके नहीं मिलना चाहते या किसी डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते, तो 21वीं सदी में रहने का ये तो फ़ायदा है ना। और आप तब्दीली लाना चाहते हैं, बुनियादी बात तो यह है कि आप उसे दोबारा ज़िंदगी के सही अंदाज से जीने के मौके देना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा होता है कि घर में दंगा फसाद हो रहा होता है। जो बंदा सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है मरीज़ की मदद करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा निशाना बनता है मरीज़ की तरफ से रिएक्शन का। और कोई बंदा जो कहता है जी मुझे क्या, मेरा भाई जो भी करे और मैं तो अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, तो उसको वो कुछ नहीं कहता, फिर घर वालों को तकसीम करके वो अपने नशे का काम चलाता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि
खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और भी मामलात में, खाली नशे की बीमारी का मामला नहीं है। बात यह है कि इंसान जब एक ही काम बार बार करता है और उसका नतीजा नहीं निकलता तो असूलन उसको काम वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर इंसान के तजर्बे में ये भी है कि वो एक ही काम बार बार करता है और कई दफ़ा वो कामयाब हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप ज़मीन से तेल निकालना चाहते हैं, तो आप एक जगह रिगिंग करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, सरमाया खर्च करते हैं और तेल नहीं निकलता, तो आप उससे कुछ फासले फिर कोशिश करते हैं, फिर आप एक जगह और कोशिश करते हैं, फिर एक जगह और कोशिश करते हैं, तो निकल भी आता है। इंसान का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि उसके लिए कोई भी एक असूल हमेशा के लिए कारआमद नहीं है। एक असूल कारआमद नज़र आता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो असूल ही खाली कारआमद नहीं है, कोई और असूल भी कारआमद है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको पता हो कि तेल वहाँ से निकलेगा तो आप रिगिंग यहाँ क्यों करेंगे? या तो आपको बिल्कुल पता ना हो, आप 18वीं सदी में जी रहे हैं और अभी कुछ डिस्कवरीज नहीं हुई हैं, कोई गूगल पे रिपोर्टिंग नहीं हुई है, कोई रिसर्च का पता नहीं है। अब जब कि सब पता चल गया है तो आप क्यों गफलत में रहें, आप क्यों पता ना करें? अंधाधुंध कोई ना कोई काम करते चले जाना या ब्लाइंडली कोई एक ही तरीके को बार बार फॉलो करते जाना, क्योंकि एक ही तरीके को बार बार जो करते जाना और जिससे नतीजा कोई नहीं निकलता, उससे सिर्फ एक तसल्ली ज़रूर रहती है कि हम फारिग नहीं, कुछ कर तो रहे हैं ना। ये तो आइंस्टाइन ने कहा था कि डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स ईच टाइम इज़ इंसैनिटी। इंसैनिटी की भी बात उन्होंने की, लेकिन फिर मैंने आपको एक मिसाल भी दे दी है कि बाज़-औक़ात आप एक ही काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नतीजा भी आपके सामने उसको ट्वीक करना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, जहाँ पे गलती है उसको दूर करना पड़ता है। आई थिंक थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे मोल्ड भी करना पड़ेगा तजर्बे की रोशनी में कि अच्छा इस तरह करने से नतीजा नहीं निकला तो फिर कुछ थोड़ा मुख्तलिफ करके देखते हैं। लेकिन ऐसे कोई तजर्बात करने की नशे की बीमारी में कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में 21वीं सदी में जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। मासवा एक दो तीन चीज़ें जिनका हमारे साथ इनफरादी ज़िंदगी से इतना ताल्लुक़ नहीं है, अक़वाम की इज्तमाई ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ ज़रूर है, जैसे टेररिज़म का मसला है या कोई और इस तरह के गंभीर मसाइल हैं। लेकिन हमारी आम ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं, मेरी आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं, उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो पिछली सदी के सेकंड हाफ में काफ़ी मैच्योर हो गई। लेकिन विलिंग वेज में हमने इनोवेशन की, हमने इस आइडिया को परखा कि आज मरीज़ दाखिल होगा तो अगले ही दिन घर वाले आएंगे। अब इसके पीछे एक बड़ी साइकोडायनेमिक्स हैं कि आज पेशेंट दाखिल हुआ है, अगले दिन घर वाले आके मिलेंगे, एक ब्रीफ मीटिंग होगी और फिर हर रोज़ आएंगे घर वाले। और घर वालों को हम पहले से बता देते हैं कि क्या सिचुएशन होगी जब आप मरीज़ को मिलने आएंगे, और वो अब नशे से भी दूर है, घर से भी दूर है, और वो घर में आपके साथ डोमिनेंट सा है, जो मर्ज़ी बातें करता है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए 24 आवर्स के अंदर मुलाकात करते हुए। तो जब उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ही वो मुलाकात होती है तो वो 2-4 मिनट रुकने के बाद कहते हैं अच्छा फिर कल आएंगे, और उसके बाद वो हर रोज़ उतनी देर रुकते हैं जब पेशेंट उनके साथ अच्छी तरह मिलता है, जब वो जाने की बातें करता है या रिहैब सेंटर के ख़िलाफ़ शिकायतें शुरू करता है तो वो खिसकना शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट को अनकॉन्शियस लर्निंग होती है कि जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो ये चले जाते हैं, और वो चाहता है कि घर वाले रुकें, तो वो घर वालों को रोके रखने के लिए कुछ मुनासिब रवैया अख्तियार करने लगता है, और फिर मुनासिब रवैया अख्तियार करते करते हर रोज़ उसकी जो एक हालत ही बदल जाती है और वो अपने रवैयों को जो है सीधा करना शुरू होता है। और हर मुलाकात के बाद हम फैमिली को भी गाइड करते हैं कि जब आप मिलते हैं तो हर चीज़ को समझाने ना बैठ जाए करें, यानी आप अपने बिहेवियर से उसको मैसेज दें तो वो ठीक है,
लेकिन अगर आप उसे समझाने बैठ जाएंगे तो समझाना उसको बहुत अच्छा आता है। जी। अगर आप इतने ही समझाने के माहिर होते तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। समझाने का माहिर वो है कि जो जब चाहता है जादूगरी से अपने घर वालों को एक नया लारा लप्पा दे के अपने नशे का धंधा जारी रखता है। तो एक समझ लेना, हकाइक को समझ लेना, अगरचे अपने प्यारे के बारे में इस तरह सोचना कि ये झूठ बहुत बोलता है या ये जुराइम करने से भी बाज नहीं आता, इसकी कोई मॉरल वैल्यूज़ भी नहीं है, ये बड़ा तकलीफ़ दे होता है। लेकिन अगर हम इसे एक बीमारी का शाखसाना समझें, अगर हम समझें कि नहीं ये असली हमारा प्यारा नहीं है, ये उसके ऊपर जो बीमारी का गुलाफ है, ये जो एडिक्शन है, ये जो अल्कोहलिज्म है, जिसे कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़ कहा जाता है, दुनिया भर में ये वाहद बीमारी है जिसे अय्यार और मकार बीमारी कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी खुद सिखा रही होती है कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो इन हालात में अगर अहले खाना अच्छी तरह ट्रेंड हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये एक खालिसतन बीमारी है, इसे हम पोछा पाची के लिए बीमारी का नाम नहीं दे रहे, इसे हम कॉस्मेटिक रीज़न से बीमारी नहीं कह रहे, ये एग्जैक्टली एक फ़िज़िकल बीमारी है जिसके असरात साइकोलॉजी पे भी पड़ते हैं, जिसके असरात सोशियोलॉजी पे भी पड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी पड़ते हैं, ये रिश्ते नातों पे भी इसके असरात पड़ते हैं, पेशा वराना सलाहियतों पर भी इसके असरात पड़ते हैं। लेकिन ये बेसिकली बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ भी एक जिस्मानी बीमारी है, लेकिन उसके नफ्सियात पे असर पड़ते हैं, उसके सोशियोलॉजी पे असर पड़ते हैं, ताल्लुकात पे असर पड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी यानी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। उसी तरह ये एडिक्शन है जिसको समझ लेना चाहिए कि नशा करने के लिए हमारे जिस्म में एक एलेबोरेट सिस्टम होता है। अब अल्लाह की अल्लाह जाने कि अल्लाह ने हमारे जिस्म में शराब की प्रोसेसिंग का सिस्टम, नशे की प्रोसेसिंग का सिस्टम, मेटाबॉलिज्म क्यों रखा हुआ है, ये अल्लाह की अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये सिस्टम जब तक ठीक काम करता है नशे से तबाहकारियाँ नहीं फैलती। लेकिन जब ये सिस्टम कमज़ोर पड़ना शुरू होता है, जिसकी जेनेटिक रीज़न्स होती हैं, तो जीनियाती वजूहात से जब ये सिस्टम कमज़ोर पड़ता है या ब्रेक डाउन होता है तो जिस्म में नशे का निज़ाम ख़राब होता है, कुछ टॉक्सिन्स बनती हैं और मरीज़ की मत मारी जाती है, फिर उसके ख़यालात बदलते हैं, फिर वो अपनी वैल्यूज़ को भूल जाता है, फिर वो झूठ बोलता है कसरत से, फिर वो जुराइम में भी हिस्सा लेता है। लेकिन पस मंज़र में जो रूट कॉज है वो एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, जिसे अगर ट्रीट ना किया जाए तो अनफॉर्चुनेटली वो जानलेवा भी है। लेकिन अगर हम इसको एक बीमारी समझ के स्टेप बाय स्टेप ट्रीट करते हैं तो आगे चल के उसके लिए और हमारे लिए हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं, ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। मैंने नशे के मरीज़ों को नशे से निजात के बाद बहुत आला दर्जे का इंसान बनते देखा, और फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग उनका ताल्लुक बन जाता है। ना सिर्फ फैमिली के साथ, आहिस्ता आहिस्ता मैं देखता हूँ इन 40 सालों में मेरे अब सब दोस्त जो ज़िंदगी में हैं, अब तो मुझे सही बाज़ औक़ात याद भी नहीं रहता कि ये जो बंदा मेरा दोस्त है ये कभी मेरा मरीज़ होता था, क्योंकि वो माजी बईद में बहुत पुरानी बात हो गई होती है। अब वो इतना मेहरबान, इतना प्यार करने वाला और इतना काम आने वाला शख्स बन चुका होता है, और अपने लिए और दुनिया के लिए वो सरासर रहमत बन चुका होता है। नेचुरली ये सबसे पहले तो WHO ने 1956 में इस्टेब्लिश किया था कि अल्कोहलिज्म और नशा ये एक एक्चुअल बायोलॉजिकल फ़िज़िकल बीमारी है। अब आप देख लीजिए कि इस बात को तकरीबन 70 साल के करीब अरसा हो चुका है, और यूनाइटेड नेशंस यानी WHO चूँकि यूनाइटेड नेशन का ज़ैली इदारा है, नाइडा जो कि नेशनल वेबसाइट है अमेरिका की, अमेरिका के जो ऑफिशियल वर्जन है जो FDA कहती है, या अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ एडिक्शन पे काम करती हैं जैसे मिनेसोटा यूनिवर्सिटी है या यूटा यूनिवर्सिटी है, तो ये तो अब इस्टेब्लिश रिसर्च है कि किस तरह बायोलॉजी में चेंजेस आती हैं तो नशा करने वालों के लिए ये सारी मुश्किलात
पैदा होती हैं, और एक ईंट गिरती है तो फिर दूसरी ईंट गिरती है, और मरीज़ की ज़िंदगी में एक ख़राबी होती है तो फिर दूसरी ख़राबी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे घर का शिराज़ा बिखर जाता है। सर, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल करना चाहूँगा। टच एंड गो मीटिंग्स की आपने बात की कि अमूमी तौर पे रिहैब सेंटर्स में जो नशे का मरीज़ होता है उसे मिलने 10 दिन 15 दिन महीने बाद लोग आ रहे होते हैं उसके लवाएकी। यहाँ पे हमारे पास विलिंग वेज में हम अगले ही दिन कहते हैं कि ज़रूर आइए और रोज़ाना आइए। इसी तरह से जो आपने ये इंट्रोड्यूस किया है जिसको आप स्टेक होल्डर्स सेशन कहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि सारे फरीकैन हों, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है या वो ओवर द इयर्स यू थॉट एंड इट इल्यूमिनेटेड इन योर माइंड कि ये इस तरफ चलें? देखिए, वही काम जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है अब हम अर्ली करने लगे। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि मरीज़ दाखिल होगा तो फैमिली वाले मिलने आएंगे 15 दिन बाद, महीने बाद, और उसके बाद फिर 10 दिन बाद, तो हम एक तो उसको अर्ली ऑन करने लगे हैं, यानी वेरी नेक्स्ट डे, और बाइसरार करने लगे हैं। और फिर हम कहते हैं कि जैसे दूसरी बीमारियों के मरीज़ों को अहले खाना रोज़ मिलने आते हैं, तो आप भी रोज़ आइए, और इस दौरान जब हम फैमिली का और पेशेंट का इंटरेक्शन देखते हैं तो उसमें जो इस्लाह की गुंजाइश होती है वो हम अर्ज़ करते हैं कि आप यूँ ना करें, आप यूँ कर लें। ये जो आप स्टेक होल्डर सेशन की बात कर रहे हैं, ये भी अल्टीमेट प्रैक्टिस है कि जब इंडोर इलाज मुकम्मल हो चुका होता है, जब फॉलोअप को भी कई महीने गुजर चुके होते हैं, तो फिर फैमिली काउंसलिंग सेशन होते हैं जिसमें लोग बैठ के बात करते हैं। जबकि हमारे फैमिली काउंसलिंग सेशन में हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं। जो मरीज़ कल भी दाखिल हुआ है वो भी फैमिली काउंसलिंग सेशन में आज होगा। यानी हमारे करंटली जो ज़ेरे इलाज मरीज़ होते हैं रिहैब में, वो एक ऑडिटोरियम में सबसे फ्रंट लाइन पे वो बैठते हैं, उनसे पिछली लाइन में उनके अहले खाना बैठते हैं। यानी रोज़ाना 3:42 पे होता है, ये हमारा स्पेसिफ़िक टाइम है। तो अगली लाइन में वो मरीज़ बैठते हैं जो इंडोर पेशेंट हैं हमारे, और उनसे पिछली लाइन पे उनके अहले खाना आते हैं और वो बैठते हैं। और बहुत एग्जैक्टली नहीं होता कि उसी तरह लाइन में बैठे, वो जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, लेकिन वो डेजिग्नेटेड प्लेस इस तरह होती है। उससे पिछली लाइनों में वो लोग होते हैं जो कि इंडोर इलाज करा के जा चुके हैं, अब रिकवरी में हैं, बहाली में हैं, और वो फॉलोअप के लिए आते हैं और ऑन गोइंग लर्निंग के लिए आते हैं, और उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी बैठे होते हैं। और सबसे पिछली लाइन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आइंदा हमारी खिदमात से इस्तिफ़ादा करना होता है, और वो देखना चाहते हैं कि हमारे काम काज की क्वालिटी क्या है। तो वो आके तो वो भी बैठ जाते हैं, बीच में हर कोई क्वेश्चन कर सकता है, वो इंटरेक्टिव होते हैं। हफ्ते में 6 दिन ये सेशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं 3 दिन मैं करता हूँ, 3 दिन आप सब में से कोई ना कोई आपस में कम्बिनेशन के साथ करता है। अब ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है जो हॉलमार्क है विलिंग वेज का, कि इस तरह का सेशन जिसमें जो कल दाखिल हुआ है पेशेंट, जो डिटॉक्स में से गुजर रहा है, विड्रॉल सिम्टम्स का भी खदशा होता है? ना, विड्रॉल सिम्टम्स चूँकि अब होते ही नहीं हमारे यहाँ, चूँकि इतना अरसा हो गया है, तो ये वो एक बुनियादी सी चीज़ है जो कि बहुत आसान सी चीज़ है कि विड्रॉल मैनेजमेंट बड़ी स्मूथ होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नया मरीज़ भी आता है ना, वो जब देखता है कि बाकी सब बैठ के तवज्जो से सुन रहे हैं, तो वो भी तवज्जो से सुनना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आप किसी कव्वाली की महफ़िल में जाएं, और अगरचे आपने पहले कभी भी कव्वाली ना सुनी हो, तो आप भी जाके वहाँ बड़े खुशू खुशू से सर धुनना शुरू कर देंगे। ये इंसान का बिहेवियर है कि वो जिस जगह भी जाता है वो उन्हीं रिचुअल्स को बड़ी तेज़ी से फॉलो कर लेता है, हालांकि उससे पहले उनको इन रिचुअल्स का पता भी नहीं होता। और वैसे जैसे आप दाखिल होते हैं तो आपको दाएं बाएं कनखियों से जब आप देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि बड़ी आसानी से शुरू से आखिर तक जो रिचुअल थे मैंने कर लिए। इसी तरह जो हमारा जो स्टेक होल्डर सेशन होता है, तो एक ऐसा पेशेंट जो कल ही आया है और परसों तक वो फसाद फी सबिलिल्लाह का चैम्पियन था, तो मैं कभी कभी हैरान होता हूँ सामने बैठ के। तो
ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उससे अच्छा तवज्जो देने वाला तो स्टूडेंट है ही कोई और नहीं। इनपुट इतनी अच्छी दे रहे होते हैं वही पेशेंट हाँ। जो बैकग्राउंड में जो मर्जी चल रहा हो इनपुट वो और they चूंकि are वो एक pretending फैमिली that. काउंसलिंग सेशन होता है तो जो भी वहाँ बोलता है उसे ये एहसास ज़रूर होता है कि दुनिया देख रही है, जी, जी, यानी true. कम से कम 125 लोग होते हैं उसमें, और जो बंदा भी बात करता है वो बड़ी हक सच की बात जी. करता है। जैसे कभी आपने देखा है फेसबुक पे लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खैर वहाँ तो बहुत बुरी बुरी बातें भी करते हैं कुछ लोग, मतलब वाहियातियों तक उतर आते हैं, लेकिन ये सारे फेक होते हैं जो वाहियातियाँ करते हैं। जितने लोग भी असल आईडी नहीं होती जी असल आईडी जो असल आईडी जिसकी होती है वो संभाल के बात करता है, वो देख के बात करता है। मैं आपको बताऊं कि पर्या पंचायत या दूसरे लोगों के साथ जब आप बैठे होते हैं तो एक इज्तिमाई कॉन्शियसनेस आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है।